हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? है कि बेस्ट होंगे। देखिए ये जो लेक्चर होने वाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, केमिस्ट्री से रिलेट करके। आप केमिस्ट्री का एग्जैक्टली इसमें ये पढ़ाने वाला हूँ ना कि जितने भी आपके स्कूल होते हैं या और कहीं भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे उसको सोल्व करेंगे, पूरा यही वही लेक्चर है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लेक्चर है। बस आप ध्यान से देखिए। देखिए इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिस मान लीजिए कोई एमसीक्यू आया उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसके बाद जो थ्योरी होंगे और क्वेश्चन होंगे वो भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पूरा लेक्चर देखिए, बहुत कम मिनट का होगा, 30 मिनट्स अप्रोक्स मान सकते हैं आप, या उससे ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है, ठीक। लेकिन वीडियो एकदम बेस्ट होगा आपके लिए, आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यू जो दिखाई दे रहा है वो दिया। देखिए पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू दिखाई दे रहा है वो क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन में बोला है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो सुनिए, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए अगर यहाँ पे पहले पहला वाला देखिए 0.0025 दिया हुआ है, तो अगर डिजिट दिया हो ना और उसके आगे जीरो लगाओ, पॉइंट हो या पॉइंट ना हो उसके आगे जीरो हो, और उस जीरो के आगे कुछ भी ना हो, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर केवल डिजिट नंबर होता है 1 और 2। ये देखिए यहाँ पे दो है, दो डिजिट, एक 2 है और एक 5 है, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 आएगा सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 2। इन जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं, यानी अगर इस डिजिट के आगे कितना हो जीरो में लगा दो, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, इसको काउंट करेंगे नहीं, भले पॉइंट लगाओ या ना लगाओ, ना डिपेंडेंट, नॉट नॉट डिपेंड ऑन दिस। अब इसको देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पे पॉइंट लग गया और यहाँ पे दो डिजिट और इसके बाद जीरो आ गया, इसके बाद जितने भी जीरो आ जाएंगे ना उन सबको हम काउंट करेंगे। तो बताइए कितना है, 1 2 3 4 5, यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 5। दिस इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं ना, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका होगा 2.50, 10 की पावर 3 लिख देंगे, और इसमें 1 2 3, इसके आगे जो दिखाई दे रहा है ना, दिस इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखिए पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया तो इन सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 4। यानी अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए इन चारों में सबसे हाईएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका दिखाई दे रहा है, तो 5, और ये किसका है 2.5000, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे हाईएस्ट होगा। यानी ऐसे हम समझेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर किसका हाईएस्ट होगा किसका नहीं होगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे मेरे पॉइंट को, ये ठीक है। इसको लिखिए फिर सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट कौन सा इसमें से नहीं है, इन चारों में से आपको बताना है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए एग्जैक्टली इन्होंने क्या नहीं बोला था, पहले ये सोचिए 2 मिनट के लिए, क्या नहीं बोला था। इन्होंने ये नहीं बताया था कि एटम भी डिवाइड हो सकते हैं, यानी एटम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड हो सकते हैं, इन्होंने नहीं बता पाया था। कौन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। अब देखिए इसमें वो कौन ऐसा पॉइंट है जो ये पॉइंट फॉलो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पहला लिखा ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल एटम, इन्होंने बोला था, तो ये तो पोस्टुलेट इनकी है। नेक्स्ट, एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन्होंने ये कहाँ बोला था, इन्होंने ये बोला ही नहीं था कि एटम डिवाइड होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, यानी एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डिवाइड नहीं हो सकता है, इन्होंने ये बोला, ये हो सकता है, ये इन्होंने बोला ही नहीं था, यानी यही इनका पोस्टुलेट नहीं है, इन्होंने इन्होंने ये नहीं बोला था। यानी जो डाल्टन जी थे उन्होंने ये नहीं बोला था कि एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन्होंने ये बोला ही नहीं था, यानी यही इनका पोस्टुलेट नहीं है। ओके, बाकी इन्होंने ये भी बोला था एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास, ये भी बोला था। एटम कंबाइन इन होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, ये भी इन्होंने बोला था। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट इन्होंने नहीं बोला था, मीन्स ये वाला स्टेटमेंट इनका पोस्टुलेट नहीं है। राइट, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल ऑफ क्लोरीन। तो सबसे पहले एम सेल क्या है ये तो जानिए। ये देखिए न्यूक्लियस है, कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी। इसके बाद एक सेल, फिर एक सेल, फिर एक सेल। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं के सेल, इसको एल, इसको एम। हमको एम से मतलब है ना, हमको इससे मतलब है। सबसे पहले क्लोरीन देखिए, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक जब लिखते हैं तो 2 8 7, लास्ट में कितना है 7, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 7, यानी करेक्ट ऑप्शन सी इज ट्रू। अब इतना आसान क्वेश्चन जो आपको ये बता रहा है कि सेल क्या होते हैं और सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ कैसे होगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया। बोला है द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज, यानी इसमें से नाइट्रोजन का कौन सा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कितना आसान क्वेश्चन है। तो आपको नाइट्रोजन पूछा है ना, तो नाइट्रोजन होता है आपका 7 नंबर पे। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो SSP ऐसे याद रखिए 1 2 2 2 2 4 और 3 7। कितना आसान है बताइए। अब यही तो है इसका इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए इसमें कौन सही है ये, तो पहला ही देखिए ना 1s2 2s2 2p3 देख सकते हैं आप। और ये होगा ही नहीं, 4 4 8 हो गया फिर ऐसे कुछ, यानी यही सही है, करेक्ट ऑप्शन है। कितना आसान क्वेश्चन है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोले या आयोनाइजेशन एनर्जी बोले, ठीक, दोनों यहाँ बोल सकते हैं ना, तो दोनों के कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि कौन हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों बोल सकता है बोर्ड में। और दोनों के केस में यही फॉलो होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए बताना है कि जो 4 एलिमेंट दिया है इसमें सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, यानी किसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना, एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आप सोचिए ये सोडियम, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, आसानी से निकल जाएगा। इसमें 2 होंगे, ये भी निकल जाएंगे, इसमें 3 होंगे, ये भी निकल जाएंगे। लेकिन ये इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना, और इसको हम निकालेंगे एनर्जी देके, यानी इसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी। यानी इसमें तो हमको इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और हम निकालने की बात कर रहे हैं। तो जब ये निकालेंगे तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। इसको याद रखिएगा, सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी Cl की होती है। किसकी होती है, Cl की। इट्स प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके सामने ये क्वेश्चन है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज, मीन्स क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सही है इसमें से, ये आपको बताना है। तो आप सोचिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है क्रोमियम का कौन सा सही है, इसको कैसे बताएंगे। तो आप सोच सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आर्गन 4s2 यहाँ 3d। एक बात आपको बता दूं, जो क्रोमियम होता है ना, दिस इज ए एक्सेप्शन। क्रोमियम आपका एक्सेप्शन होता है, 24 नंबर पे आता है। इसको लिखते हैं SSP ये रूल होता है, ठीक है, मेथड 1 2 2 3 3 4 3। यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 और 6 कितना हो गया 20, 6 18। अब यहाँ से यहाँ तक 18 हुआ, और 18 नंबर पे कौन आता है, 18 पे आर्गन आता है, आर्गन 18 पे आता है। और यहाँ देखिए 4s, यहाँ पे कितना हो गया 18 हो गया ना, तो यहाँ पे 2 20 और यहाँ पे 4, ऐसा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि स्टेबिलिटी के कारण। ये क्या करता है ना, अगर जैसे इसके आउटर में 5 आएगा ना, तो हाफ फील्ड हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। यही रीजन है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, और यहाँ 5 यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4s1 और 3d 5। अब इसमें देखिए मैच करके कौन सही है इसमें, तो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, यानी ये वाला करेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, आप कुछ थ्योरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि डिफाइन मोल, मोल क्या होता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 16 ग्राम ऑक्सीजन O2। सबसे पहले मोल देखिए, मोल क्या होता है, एक तरह का काउंटिंग यूनिट होता है। इट इज ए काउंटिंग यूनिट। अगर होता है तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, किसी कंपाउंड का 1 मोल, कंटेन एज मेनी इंटाइटिस एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम 6 कार्बन आइसोटोप। यानी 1 मोल क्या होता है कि 1 मोल एक काउंटिंग यूनिट होता है, जो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम मॉलिक्यूल्स आयन होते हैं, इनका एक तरह का यूनिट होता है, इसको मेजर करने का यूनिट होता है। और ये जो यूनिट होता है ना, ये एवोगैड्रो नंबर यूनिट के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे लिखा है कि 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड कंटेन, 1 मोल कोई भी कंपाउंड 1 मोल अपने अंदर रखता है, एंटाइटी एटम जो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो 12 ग्राम 6 कार्बन 12 आइसोटोप के इक्वल। और आपको बता दूं, जो 12 ग्राम 6 कार्बन 12 आइसोटोप है ना, ये आपके किसके इक्वल होता है, ये होता है Na यूनिट के। अब ये Na क्या है आपका, Na को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रो नंबर ही तुम्हारा 1 मोल होता है। यानी 1 मोल एक तरह का यूनिट है, काउंटिंग यूनिट, किसका, एटम को, मॉलिक्यूल, इन सबको काउंट करने का यूनिट है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ अच्छे से, आपसे कहूँ कि मुझे 1 केजी आलू चाहिए, तो आप उनके पास केजी होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको वेट करेंगे, 1 केजी आलू मिल गया मुझे, ठीक। अब उसमें कितने आलू हैं इससे डिपेंड नहीं करता कि 1 केजी आलू मुझे मिल गया, ठीक। मैं कहूँ कि मुझे 100 ग्राम एटम चाहिए, एटम, या 100 ग्राम मॉलिक्यूल चाहिए, एटम मॉलिक्यूल आयन चाहिए, कैसे पता करेंगे इसको, या नंबर ऑफ आयन बताइए 100 ग्राम में कितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे, इसको मेजर कौन करेगा। अब इसको मेजर करने के लिए आया मोल कॉन्सेप्ट, और यही आया आपका मोल। और मोल बताता है कि 1 मोल कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 1 केजी के दाम है 10 रुपए,
तो बताइए 10 केजी का दाम कितना होगा? 100, ऐसे बता दिया। उसी तरह 1 मोल एवोगैड्रो नंबर यूनिट के बराबर है। तो बताइए 10 मोल कितना? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीपल कर देंगे 10 से। जिसमें मैं कहूँ कि आपसे बताइए 1 मोल सोडियम, इसका मतलब क्या हुआ? एवोगैड्रो नंबर सोडियम, बस। अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती कितनी है? तो आपको बता दूं, जो एवोगैड्रो नंबर होती है ना, इसकी वैल्यू होती है 6.022 10 के पावर 23। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बताइए 1 मोल Na प्लस आयन, तो आप क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 के पावर 23 Na प्लस, यानी 1 मोल Na प्लस में इतना। तो मैं कहूँ कि बताइए 10 मोल Na प्लस, तो आसानी से हम बता लेंगे ना, इसमें 10 से मल्टीपल कर देंगे 6.022 और 10 के पावर 23 में आ गया, जो भी आया वो 10 मोल का है। ऐसे हम बताएंगे। तो ये रहा आपका मोल। मोल कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज होता है? तो जितने भी आपके एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंटाइटीज होते हैं, उन सब के लिए अपन यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू। ये रहा आपका मोल। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो आपको बता दूं, फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का। फार्मूला क्या होता है याद रखना। सबसे पहले फार्मूला बता दूं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू W/m। ये फार्मूला आपको याद रखना है। कह रहा है कि 16 ग्राम दिया है, ये जो W है ना, ये गिवन मास होता है, गिवन मास, और ये होता है मोलर मास। दिस इज मोलर मास। अब बताइए गिवन मास कितना दिया है? 16 ग्राम, तो दिस इज 16। मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का? तो बताइए O2 है ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर 16, ऑक्सीजन पे 16, दोनों को जोड़िए कितना होगा? 32, यानी दिस इज ए मोलर मास। इसको कट कर दीजिए, यानी 1/2, यानी n का मान 0.5 मोल, यानी इतना मोल आ गया। ये आंसर है, यानी इसका ये रहा आंसर। ठीक, कितना आसान है, यानी पहले डेफिनेशन लिखना है फिर ये सोल्व कर देना है। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट इज आइसोटोप आइसोबार, गिव टू एग्जांपल। कैसे बताएंगे इसको? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आइसोटोप क्या होता है। ठीक है, आइसोटोप होता क्या है कि those element which have same number of देखिए आपके सामने क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोटोप आइसोबार, गिव टू एग्जांपल। लिखेंगे सॉल्व, और इसमें देखिए सबसे पहले बात करेंगे आइसोटोप का। अब आप देख सकते हैं आइसोटोप कैसे होगा, होता क्या है आइसोटोप, क्या होता होगा? तो सुनिए, आइसोटोप क्या होता है कि दोज एलिमेंट विच हैव same number of same atomic number which have same atomic number but different mass number। आप देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। आइसोटोप क्या होता है? दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब ये कैसे है? एग्जांपल देखिए दो। पहला एग्जांपल इसका होगा आइसोटोप का, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। देखना डियर, अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। देखिए इसका नीचे वाला सेम है एटॉमिक नंबर, लेकिन इसका मास नंबर डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे अपन आइसोटोप। इसको बोलते हैं अपन प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। दिस इज ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अगर मैं आइसोबार की बात करूं, तो आइसोबार की कंडीशन में आइसोबार क्या होता है? दोज एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर, यानी जिसमें मास नंबर सेम होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। और अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो इसके भी 2 एग्जांपल लिखने हैं। पहला एग्जांपल, अच्छा इसके 2 एग्जांपल था ना, एक एग्जांपल हो गया, दूसरा देख लीजिए आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन के आइसोटोप कौन कौन होते हैं? लिख दे रहा हूँ, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13,
6 कार्बन 14। इसके दो एग्जांपल हो गए, पहला हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन। ओके, इसमें देखिए इस बार में दोज एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। आप देख सकते हैं इसका मास नंबर सेम है ऊपर वाला और नीचे वाला डिफरेंट है। ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल 7 नाइट्रोजन 14 और 6 कार्बन 14। आप देख सकते हैं इन दोनों का ऊपर वाला सेम है और नीचे वाला डिफरेंट है। तो ये दो एग्जांपल इसके हो गए। यानी इस क्वेश्चन में बस इतना ही आपको लिखना है, इतना लिख देंगे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, जितना होगा। अब देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए एक्सप्लेन अबाउट हूंड रूल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी ये क्वेश्चन आपके सामने एंट्री करेगा, इसको सोल्व कैसे करना है, मतलब लिखना कैसे है। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं हूंड रूल। इसका दो डेफिनेशन है। ये जो पहला डेफिनेशन आप देख रहे हैं जो इस पे लिखा हुआ है ये बहुत लार्ज है, इसको आप याद नहीं कर पाएंगे, तो इससे इजी में डेफिनेशन इस पे लिखूंगा। देखिए इसमें लिखा व्हाइल फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन a given subshell in degenerate orbit, pairing of electron won't take place unless each orbit contain one unpaired electron। बट इसका डेफिनेशन आप ऐसे लिखिएगा, रूल इसका लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग फर्स्टली इलेक्ट्रॉन fill in orbital unpaired form then paired form। मीन्स इसमें ये लिखा हूं मैं कि फर्स्टली इलेक्ट्रॉन फिल इन ऑर्बिटल अनपेयर्ड फॉर्म एंड देन पेयर्ड फॉर्म। यानी कभी भी इलेक्ट्रॉन को जब ऑर्बिटल में हम फिल करेंगे तो पहले अनपेयर्ड फॉर्म में फिल करेंगे एंड देन उसको पेयर फॉर्म फिल करेंगे। यही रूल बताता है हूंड रूल। ठीक है, इसी को बोलते हैं हूंड रूल। यानी हूंड रूल ने क्या बताया कि फर्स्टली इलेक्ट्रॉन फिल इन ऑर्बिटल पेयर्ड फॉर्म एंड देन अनपेयर्ड फॉर्म। अब इसको कैसे एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ P6 तो इसमें पहले P1 P2 P3। P1 की बात करूँ तो P में 3 ऑर्बिटल बनते हैं, P2 में भी 3 ऑर्बिटल बनेंगे, P3 में भी 3 ऑर्बिटल बनेंगे। मतलब ऑर्बिटल 3 ही बनते हैं P में, 3 ऑर्बिटल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना तो एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 है ना तो 1 2, इसमें 3 है ना तो 1 2 3। इसको बोलेंगे अनपेयर्ड फॉर्म। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 2 कर दिए यहाँ पे 1 कर दिए, ये गलत हो जाएगा। 1 2 3। अगर मान लीजिए P4 की बात करूँ तो इसमें आप 3 ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ 4। देखिए मान लीजिए P5 की बात करूँ तो पहले अनपेयर्ड फॉर्म में फिल करेंगे, यहाँ फिल करेंगे 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5। यानी ऐसे आपको फिल करना है, यानी पहले अनपेयर्ड फॉर्म में फिल करना फिर पेयर फॉर्म में। तो ऐसे आप एग्जांपल दिखा सकते हैं। तो ये रहा हूंड रूल। इसके बाद जो आपके सामने लिखा हुआ है ना वो लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं, फिर लिखा है आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें क्या करना है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा मैं इसमें क्या इन्होंने कहा था कि नो टू इलेक्ट्रॉन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर आर सेम। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर आर सेम। यानी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाऊं मैं आपसे कहूँ चलिए P4 लेता हूँ और P4 में अगर मैं बना दूँ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4। अब यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर निकालना चाहता हूँ 4। तो 4 क्वांटम नंबर जो होती है ना वो N L M S होती है। ऐसे ही आप दिखाएंगे, ऐसे ही सेम ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में। एन, इसके लिए अगर मैं एन की बात करूं तो सबसे पहले आप देखिए P4 है ना तो मान लीजिए मैं 3P4 कर दिया तो ये एन का मान होता है यहाँ पे, तो ये हो गया एन का मान 3। इन सब के लिए एन का मान 3। एल का मान, P के केस में एल का मान 1 होता है, याद रखिएगा। एल की वैल्यू एस के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। एल की वैल्यू एस के लिए 0, P के 1, D 2 और F 3। तो यहाँ पे एल का मान P है तो 1, यहाँ पे M का मान यहाँ पे 0 होता है, यहाँ +1 यहाँ -1 तो -1 हो गया।
लेकिन s की वैल्यू की बात करूँ तो माइनस प्लस हाफ हो जाएगा। ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन लिया हूँ। अच्छा अब सुनिए, अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इसके लिए भी 3 होगा, ये 1 होगा, ये -1 होगा, लेकिन इसका जो ये होगा ना s का मान, ये माइनस हाफ हो जाएगा। क्या चारों सेम है क्या? नहीं, चारों सेम नहीं आ रही। ये देखिए, इसमें ये 3 तो सेम आ रहा है, लेकिन ये चौथा डिफरेंट आ गया। यानी जब चारों सेम ना हो ना, यही बोला था ये वैज्ञानिक जिसका नाम था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि नो टू इलेक्ट्रॉन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर आर सेम। यानी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर संख्याएं सेम नहीं हो सकती। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। इसको लिखिए फिर नेक्स्ट। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, डिफाइन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसको डिफाइन करिए। सुनिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो साइड में से देख लीजिए, ये न्यूक्लियस है और ये आपके सेल हैं, एटम के सेल। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें आपका चार्ज प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा है। इस मान लीजिए मैं ले रहा हूँ, इसमें मान लीजिए ये आपको पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं डियर। ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन ये आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, यानी खींच रहे होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, इसको जब ये न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रहा होता है, यानी इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है और ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, और ये एक मिनट कॉल आ गया। अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता रहा था मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत हाई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। और जब ये आउटर इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना, तो इसकी रेडियस जो होती है ना, डिक्रीज हो जाती है। जब इसकी रेडियस डिक्रीज हुई, यानी इसमें इफेक्ट आ गया, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन व्हेन न्यूक्लियस अट्रैक्ट outer most electron, then size of atom decrease. This effect is known as effective nuclear charge. Effective nuclear charge यानी क्या समझा आपने? जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, और न्यूक्लियस क्यों अट्रैक्ट करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। या आप लिख सकते हैं व्हेन पॉजिटिव चार्ज present in nucleus attract outermost electron, then size of atom decreases and this effect is known as effective nuclear charge depend on you। इसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्ट से, इसी को हम जेड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बस इतना लिखना है। नेक्स्ट, अब देखिए आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, करेक्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। यानी सोडियम, कितना ग्राम सोडियम में कितने एटम होंगे सोडियम के, कैसे बताएंगे? लिखेंगे सॉल्व। तरीका देखिए ध्यान से, सुनिए। जो नंबर ऑफ मोल होता है ना, इसके 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है W/m, एक होता है N/Na, और एक होता है आपका V/22.4 लीटर, 22.4 लीटर। यानी ये जो तीनों फार्मूला है ना, ये तब अप्लाई करते हैं जब ये गिवन मास दिया हो, गिवन मास, उस समय ये अप्लाई करेंगे। ये तब अप्लाई करेंगे जब नंबर ऑफ एटम पूछे, पार्टिकल पूछे, नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल, ये सब जो पूछता है क्वेश्चन में, इसको अप्लाई करेंगे। ये तब अप्लाई करेंगे जब गैस की बात की जाएगी। यानी आपको समझ में आ चुका होगा कि नंबर ऑफ मोल के 3 फार्मूले अप्लाई होंगे, एक W/m, एक N/Na, एक V/22.4 लीटर। ये तब होगा जब गिवन मास दिया हो गया होगा, ये तब होगा जब नंबर ऑफ एटम ऑफ पार्टिकल पूछ रहा होगा, ये तब होगा जब गैस की बात की जाएगी। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम की बात कराएं तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। और कैसे करेंगे सुनिएगा, यहाँ पे देखेंगे गिवन मास। पहले गिवन मास क्या है, देखिए गिवन मास दिया है स्मॉल m का मान, सॉरी W का मान, ये दिया है 4.6 ग्राम। तो सबसे पहले इसमें पहला वाला फार्मूला अप्लाई होगा, W/m। यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल W कितना दिया है, 4.6, और मोलर मास अगर सोडियम का निकालेंगे ना, तो सोडियम होता है 11, सोडियम 23, तो यहाँ पे आ गया 23। जब 23 से डिवाइड करेंगे इसको ना, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। जिसको समझ में आए सीख लो, पॉइंट हटेगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
46 माइनस टू इतना, ये कितने बार में जाएगा आप देख सकते हो। अगर मैं ये 10 बार में काटूँ, ये 2 बार में, तो कट जाएगा, यानी 2/10 यानी 5, 1/5 यानी 1/5 लिख सकता हूँ मैं, डिपेंडेंट में नंबर ऑफ मोल आ गया 1/5। कैसे, देखिए ये 23 है ना, 23 गुना 46 होता है, तो ये मैं क्या किया, यहाँ पे 23 बन 23 है 0, और 23 गुना 46 2/10 यानी 1/5 यानी 1/5 आ गया। ये नंबर ऑफ मोल आ गया। पूछा है नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम बाई एवोगैड्रो नंबर। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें ये पूछा है, तो n इक्वल टू n इंटू एन है। बताइए नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 1/5 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 के पावर 23 होता है। अब इसका इसमें डिवाइड कर लीजिए 6.022, या इसको काटेंगे ना तो आएगा 0.2, 6.022 10 की पावर 23, ये आ गया नंबर ऑफ एटम। इसका मल्टीपल करना तो आता ही होगा आपको, मल्टीपल कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे मेरे पूरे क्वेश्चंस को। प्लीज़ प्रैक्टिस इट एंड राइट इन एग्जाम, ओके।